फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 में इससे रिलेटेड अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट किया गया लोकसभा में 25 ऑफ मार्च को, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। अब क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि एफसीआरए होता क्या है, एफसीआरए कितनी बार अमेंड हुआ है एंड 2026 में इस अमेंडमेंट में ऐसे क्या चेंजेस प्रपोज्ड हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है एंड इसमें केरला फैक्टर क्या है। ये 3-4 क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। और आज का जो डिस्कशन है वो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पर होने वाला है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आज आया था, जिसमें बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया गया है एंड इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें एंड इवन जो नॉर्मल नॉलेज है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि 25 ऑफ मार्च को ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, एंड इसके बाद से ही एक अप्रोर स्टार्ट हो चुका है यूनियन गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में। अपोजिशन के कुछ कंसर्न्स है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये जो अमेंडमेंट है, ये क्या है? ये बेसिकली जो एफसीआरए है ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है कि कैसे आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करोगे एंड साथ ही साथ यूटिलाइज करोगे। और ये एंश्योर करता है, जो एफसीआरए है वो एंश्योर करता है कि ये जो भी कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, जो भी मनी आ रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, इनको इस तरीके से यूज ना किया जाए जो कि इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर या फिर नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकते हैं। तो एफसीआरए का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एनजीओ है, अगर उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर ये आ रहा है तो जो एफसीआरए है ये एंश्योर करता है उसके एक्सेप्टेंस को, यूटिलाइजेशन को, एंड ये भी इंश्योर करता है कि इस कंट्रीब्यूशन का जो यूज है ये कुछ इल एक्टिविटीज की तरफ ना जाए, सो दैट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन्हें इंश्योर किया जा सके। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा एफसीआरए की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? ये क्या करता है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट ये फर्स्ट टाइम कब अमेंड हुआ था? इट वाज अमेंडमेंट इन द ईयर 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। तो इमरजेंसी टाइम में क्या हुआ कि ये अप्रीहेंशन आया कि जो फॉरेन पावर्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं मनी पंप्ड कर रहे हैं, ठीक है, मनी पंप्ड कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ एसोसिएशंस में, कुछ एनजीओज में, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो लॉ आया, जो अमेंडमेंट आया, इसने क्या सीख किया? इसने सीख किया कि जो फॉरेन डोनेशंस है, चाहे वो इंडिविजुअल्स को मिल रहे हैं, चाहे वो एसोसिएशंस को मिल रहे हैं, उन्हें इस तरीके से फंक्शन किया जाए सो दैट वो अलाइन कर सके इंडिया की सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक को। तो 1976 में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था एफसीआरए का। क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम ये एप्रीहेंशन था कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं मनी पंप कर रहे हैं इंडिया में, सो दैट इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी या जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे इंपैक्ट किया जाए। सो इस एप्रीहेंशन के बेसिस पर फर्स्ट टाइम एफसीआरए अमेंड किया जाता है, जहां पर जो इंडिविजुअल है, जो एसोसिएशंस हैं या जो एनजीओज हैं, उनको अलाइंड किया गया कि भैया जो भी आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं वो अलाइंड होंगे इंडिया की सोवरेनिटी, इंडिया की डेमोक्रेसी एंड इंडिया की रिपब्लिक को देखते हुए। क्लियर हुआ? देन ये अमेंड होता है अंडर यूपीए 2 इन द ईयर 2010, जहां पर कंसोलिडेट कर दिया गया कि किस तरीके से फॉरेन फंड्स को यूटिलाइज किया जाएगा एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया कि ऐसा ये जो कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, जो फंड्स आ रहे हैं, ये उन एक्टिविटीज में बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे जो कि इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर करता है। क्लियर हो गया? 2010 में क्या हुआ कि ये 2010 के अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो एनजीओज हैं या दूसरे सिमिलर एसोसिएशंस हैं, अगर उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, या इवन इंडिविजुअल की बात करें, अगर उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना है तो इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन या फिर परमिशन सीक करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एनजीओ या कोई भी एसोसिएशन फॉरेन फंड्स एक्सेप्ट करा। अगर इंडिविजुअल को, एसोसिएशंस को, एनजीओस को अगर कोई भी फॉरेन फंड्स को एक्सेप्ट करना है तो फॉर दैट दे नीड टू रजिस्टर और दे नीड टू सीक परमिशन। तो 2010 में क्या हुआ? 2010 में इस लॉ को कंसोलिडेट कर दिया गया कि किस तरीके से फॉरेन फंड्स को यूटिलाइज करना है एंड स्ट्रिक्टली कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं
एक्सेप्ट करी जाएगी जो कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर कर रही है। एंड साथ ही साथ ये जो एक्सेप्टेंस है कि भाई आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन मनी को या फॉरेन फंड्स को किस तरीके से किन कैटेगरीज में एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, आपका एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके लिए 5 डिविजन्स भी किए गए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। वो 5 हेड्स क्या हैं? कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड आप फंड्स एक्सेप्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड आप फंड्स एक्सेप्ट कर सकते हो, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है कि अगर मैं इंडिविजुअल हूं 2010 में या मैं कोई एनजीओ सीक करता हूं एंड नाउ अगर मुझे फॉरेन फंड्स एक्सेप्ट करने हैं तो उसके लिए फर्स्टली आई नीड टू रजिस्टर माय एनजीओ, ठीक है, रजिस्टर और सीक परमिशन। एंड फिर ये जो कंट्रीब्यूशन मैं एक्सेप्ट करूंगा वो 5 हेड्स के अंडर आने चाहिए। वो 5 हेड्स कौन कौन से हैं? कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशनल हो गया, सोशल हो गया एंड रिलीजियस पर्पसेस हो गए। क्लियर हो गए? ये जो 5 हेड्स है इसको ध्यान रखना, ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद 2016 में भी अमेंडमेंट हुआ, 2018 में भी हुआ, 2020 में भी हुआ, और जो 2020 का अमेंडमेंट था इस पर भी एक अप्रोच आया था, क्योंकि जो फॉरेन फंड्स हैं जो कि एनजीओ रिसीव करते हैं एंड फिर इसे यूटिलाइज करते हैं, इसकी स्क्रूटनी को और ज्यादा टाइट किया गया बाय द यूनियन गवर्नमेंट। और अब 2026 में फ्रेश अमेंडमेंट जो है वो सीक किया गया। अब की चेंजेस क्या क्या प्रपोज्ड हैं, क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं इस न्यू अमेंडमेंट में? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी। और ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है इसे कौन क्रिएट करेगा? इसे टोटली यूनियन गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। और ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ये क्या करेगा? ये सेक्शन 15 को, जो इससे पहले जो एक्ट में सेक्शन 15 था, इसे रिप्लेस कर देगा। अब ये जो सेक्शन 15 है एफसीआरए का, ये क्या बात करता है? ये बात करता है, ठीक है, ये बात करता है कि जो एसेट्स हैं, एसेट्स मींस कि जो भी फंड्स आ रहे हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हो, इनका क्या होगा, ठीक है, इनका क्या होगा इन केस जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड हो जा रहा है या कुछ भी ऐसा इशू है। तो ये सेक्शन 15 बात करता है। यही सेम चीज डेजिग्नेटेड अथॉरिटी भी करेगा, बट सेक्शन 15 में ये जो सारे पर्सपेक्टिव थे व्हेन इट कम्स टू एसेट्स, ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं थे, ठीक है, कंफ्यूजन थी यहां पर और मिस यूज के चांसेस थे। अगर सपोज करिए मेरी एनजीओ है, ठीक है, और मेरी जो एनजीओ है, मैंने जो रजिस्ट्रेशन लिया वो एक्सपायर हो गया, तो अब जो फंड्स आए हैं, जो एसेट्स मेरे पास हैं, चाहे मनी की बात हो चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, अब उस एसेट्स का क्या होगा? ये बात करता था सेक्शन 15, बट ये क्लियर गाइडलाइंस नहीं दिया था। तो ये सेक्शन 15 को रिप्लेस करेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। एंड इसमें क्या होगा कि जो रूल्स हैं कि भाई एसेट्स के क्या होने वाले हैं, वो प्रॉपरली डिफाइंड रहेंगे, यूनिफॉर्म्ड रहेंगे, ठीक है, एंड साथ ही साथ पेनल्टीज भी इंश्योर करी जाएगी, टाइमलाइंस भी इंश्योर किया जाएगा कि कैसे आप, कब तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अंडर एफसीआरए। तो जो सबसे बड़ा चेंज प्रपोज किया गया है वो ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। और ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ये क्या करेगी? ये एक यूनिफाइड रूल बनाएगी, ठीक है, कि जो एसेट्स हैं उनका क्या होगा, उनका मिसयूज ना हो, ये भी इंश्योर करेगी ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। साथ ही साथ पेनल्टीज, टाइमलाइंस भी प्रिपेयर करी जाएंगी, कब तक और कैसे आपको रजिस्टर करना है अंडर एफसीआरए। क्लियर हो गया? ठीक है, ये बड़ा मेजर चेंज है। इसके साथ साथ क्या है, ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, अब ये जो मैंने आपसे बताया कि कैसे एसेट्स को मैनेज करेगी। अब अगर इन केस मेरा एनजीओ है, ठीक है, मेरा एनजीओ या मेरा एनजीओ है, ठीक है, और मैंने एफसीआरए, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। अब इन केस जो मेरा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है अगर वो कैंसिल हो जाता है, वो सरेंडर हो जाता है या फिर वो सीज हो जाता है, तो ऐसे में मेरे एनजीओ के पास जो भी एसेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, उसका पूरा टेक ओवर, उसको पूरा टेक ओवर या उसे सुपरवाइज, या जो मेरे फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो एसेट्स हैं, उसको मैनेज कौन करेगा? उसको मैनेज करेगा यही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है, यही आपका डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेगी कि इन केस मेरा एफसीआरए, मेरे एनजीओ या मेरे एसोसिएशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, सरेंडर होता है या सीज किया जाता है, तो ऐसे में मेरे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मेरी जो फंड्स हैं मेरे एनजीओज में, उसको टेक ओवर कर सकते हैं, उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकता है ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये सीज हो सकता है, ये सीज हो सकता है जैसे आपका
एक टाइम होता है ना, एक एक्सपायरी डेट होती है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये तब तक चलेगा, ठीक है। आपकी रजिस्ट्रेशन या जो वैलिडिटी है, ठीक है, अगर ये कोई एप्लीकेशन नहीं आ रहा है रिन्यू करने के लिए, ठीक है, रिन्यूअल जो है वो डिनाई कर दिया गया है या जो रिन्यूअल है उसे ऑब्टेन नहीं किया गया बिफोर एक्सपायरी, तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या होगा, वो भाई सीज्ड हो जाएगा, उससे समझा जाएगा कि ये सीज्ड हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, अब जो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है किसी पर्टिकुलर वैलिडिटी के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैलिडिटी के लिए, अगर मैं इस वैलिडिटी से पहले कोई भी एप्लीकेशन नहीं भेज रहा हूं रिन्यूअल के लिए, तो मेरा जो एफसीआर रजिस्ट्रेशन है वो सीज हो जाएगा। अगर मैंने रिन्यूअल भेजा है और डिनाई कर दिया गया है तो भी मेरा जो है वो आपका एफसीआर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर मैंने कुछ ऑब्टेन ही नहीं किया रिन्यूअल के लिए तो भी मेरा जो एफसीआर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही एफसीआर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जो भी मेरे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो एसेट्स हैं, वो फिर मैनेज कौन करेगा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इसके साथ साथ इस बिल में एक और चीज भी ऐड करी गई है कि अगर अब मैंने रिन्यू कर लिया, ठीक है, मेरा एफसीआर रजिस्ट्रेशन है, मैंने रिन्यू कर लिया, तो जो भी अनयूटिलाइज फंड्स हैं या जो एसेट्स हैं वो मुझे वापस मिल जाएंगे जैसे ही मेरे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है। हालांकि इसमें कंडीशन और है, ठीक है, हालांकि इसमें कंडीशन और है कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो परमानेंटली मेरे एसेट्स को या फंड्स को टेक ओवर कर सकती है अगर मैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है या जो रजिस्ट्रेशन है वो एक लिमिटेड टाइम में नहीं रीस्टोर या रिन्यू करवा पा रहा हूं। इसके साथ साथ जो भी पर्सन मुझे प्रीवियसली परमिट किया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या कुछ वो इनऑपरेटिव हो गया, तो ऐसे में भी मेरा जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा एंड जो मेरे एसेट्स हैं वो पूरे के पूरे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ले लेगी। तो पहला क्या है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेगी, सारे एसेट्स को मैनेज करेगी। अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास पावर है कि अगर मेरा एफसीआरए मतलब मेरे एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, सरेंडर हो रहा है या सीज हो रहा है, तो जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या जो एसेट्स हैं वो मैनेज करेगा कौन, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इसके साथ साथ ये बिल क्या कहता है, ये बिल ये कहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है, उससे पहले अगर कोई भी आपने एप्लीकेशन नहीं भेजा रिन्यूअल के लिए, या आपने रिन्यूअल जो भेजा वो डिनाई कर दिया गया है, या आपको रिन्यूअल नहीं ऑब्टेन हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा कैंसिल हुआ बट मैंने रिन्यू करा लिया, मुझे फ्रेश जो है लाइसेंस मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो ऐसे में जो भी अनयूटिलाइज्ड फंड्स हैं या जो एसेट्स हैं वो मुझे वापस मिल जाएंगे। बट इसमें कंडीशन और है कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो परमानेंटली जो है वो मेरे एनजीओ के जो एसेट्स हैं या जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उससे परमानेंटली टेक ओवर कर सकता है अगर मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक लिमिटेड टाइम में रिस्टोर नहीं करता हूं, या फिर जिस पर्सन से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आ रहे थे अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या फिर वो इनऑपरेटिव हो गया है। क्लियर हो गया, ये है पूरा का पूरा। इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट में एक क्लॉज 16A7 भी डाला गया है जो कि बात करता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, जैसे आपका टेंपल्स हो गए, जैसे आपका मॉस्क हो गए, चर्चेस हो गए। अब जैसे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, मेरे एनजीओ में जो प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी है, अब वो कुछ भी हो सकता है। और अब ये जो मेरे एनजीओ की प्रॉपर्टी है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास है। अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास ये पावर है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो उसका जो कंट्रोल है वो किसी और पर्सन को दे सकते हैं, सो दैट ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ये प्रॉपरली रन करे। हालांकि इसमें एक और कंडीशन ऐड करी गई है कि उस प्लेस ऑफ वर्शिप में जो भी रिलीजियस नेचर है, जो प्रैक्टिसेस है, वो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसके साथ साथ जो भी रिलीजियस रिचुअल्स वहां पर चलाए जा रहे थे वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप की प्रॉपर्टीज आ रही है तो वो किसी और को दे सकते हैं, सो दैट वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली रन करे। बट कंडीशन ये है कि वहां पर कोई भी जो रिलीजियस प्रोसेस है, रिचुअल्स है, जो प्रैक्टिसेस है, उसे कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से पहले रिचुअल्स प्रैक्टिसेस रन किए जाते थे वैसे ही रन किए जाएंगे। क्लियर हो गया, तो ये चेंजेस हैं। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है और गवर्नमेंट का स्टांस क्या है? गवर्नमेंट का स्टांस ये है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी ये एसेट्स यूटिलाइजेशन में जो गैप्स हुआ करते थे, ठीक है, और इन गैप्स की वजह से जो मिसयूज हुआ करता था, इसको जो है ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ये रिजॉल्व करेगी। इसके साथ साथ ये जो बिल है ये सिक्योरिटी को, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, उसे एंश्योर करता है, सो दैट जो भी फॉरेन फंड्स आ रहे हैं उससे कुछ भी इल एक्टिविटीज ना हो। स्पेसिफिकली
जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन है। आपने देखा होगा कि कई सारे जो एनजीओज हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं इन फंड्स का यूज करते हैं इन फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स, ठीक है, जो कि ये बिल टारगेट करता है कि भाई ऐसे नहीं किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का स्टांस है। अब ऑपोजिशन क्या कह रहा है? सबसे पहली बात तो ऑपोजिशन ये कह रहा है कि कल को अगर किसी भी एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है अगर वो डिलेड हो जाता है, अब जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन है, अब मैंने रिन्यू के लिए मैंने वो अप्लाई किया है, अब या तो वो लेट हो जा रहा है मेरी साइड से या रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? जो रजिस्ट्रेशन वो लैप्स हो जाएगा एंड सारा का सारा जो कंट्रोल है मेरे एसेट्स का, यानी कि मेरे एनजीओ के एसेट्स का, वो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला जाएगा। इसके साथ साथ जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बिल के आने के बाद क्या होगा कि जो एनजीओज हैं या जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी पर हो जाएंगे एंड इससे क्या होगा कि उनकी जो ऑटोनॉमी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, उनकी जो ऑटोनॉमी वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ये पूरा का पूरा अपॉइंट कौन करेगा? ये यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। क्लियर हो गया? तो ये आपका ऑपोजिशन का कंसर्न है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट केरला फैक्टर भी ऐड हो गया, क्योंकि 9 अप्रैल को यहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं एंड इस वजह से इस बिल ने एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें एनजीओज एसोसिएशंस ऐड किए जा रहे हैं, फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स की बात की जा रही है। और अगर हम 2011 सेंसस पर जाते हैं तो जो आपकी जो सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है केरला में वो आपकी क्रिश्चियंस है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वोटर बेस है, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वोटर बेस है क्रिश्चियंस आपका केरला में, और इस वजह से एक पॉलिटिकल डिबेट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा केरला फैक्टर भी दिया है, तो वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो हमने एफसीआरए क्या है समझ लिया, चेंजेस क्या प्रपोज हुए हैं, क्या कंसर्न्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, ऑपोजिशन का क्या स्टांस है, सब कुछ मैंने बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई भी डाउट होगा तो अपने जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।